नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की टैक्स व्यवस्था में एक बहुत बड़े बदलाव, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में। हमारे पास जो जानकारी है वो 31 अक्टूबर 2024 तक के जीएसटी कानून पर आधारित है। हमारा मकसद है जीएसटी के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझना, ये जानना कि भाई भारत को इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों, इसका ढांचा कैसा है, इससे फायदे क्या हुए और हाँ, इसके पीछे का संवैधानिक ताना बाना क्या है। तो चलिए खोलते हैं इस अहम विषय की परतें। सबसे पहले ये टैक्स होते क्यों है जरूरी? मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए, सड़कें बनाने, स्कूल, अस्पताल, इन सब के लिए सरकार को पैसा चाहिए और टैक्स मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा जरिया है। बिल्कुल। टैक्स एक तरह का आप कह सकते हैं अनिवार्य योगदान है। मतलब हम सरकार को देते हैं ताकि वो ये सब लोक कल्याण के काम कर सके। ये कोई मर्जी से दिया दान नहीं है, कानूनन देना पड़ता है। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। हाँ, डायरेक्ट टैक्स तो सीधा है, जैसे इनकम टैक्स, जिस पर लगा उसी को देना है। आप अपना टैक्स किसी और पर नहीं टाल सकते। सही। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का खेल थोड़ा अलग है। यहाँ टैक्स चुकाता तो कोई और है, जैसे कोई दुकानदार या कंपनी, लेकिन उसका बोझ आखिर में उस चीज या सर्विस को इस्तेमाल करने वाले पर पड़ता है, मतलब हम आप जैसे उपभोक्ताओं पर। इसीलिए इसे कंजम्पशन टैक्स यानी उपभोग कर भी कहते हैं। और जीएसटी जो है वो इसी इनडायरेक्ट टैक्स की श्रेणी में आता है। अरे हाँ, जीएसटी से पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स की जैसे बाढ़ आई हुई थी। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी थी जो चीजें बनाने पर लगती थी, फिर सर्विस टैक्स था, जी, सेवाओं पर। हाँ सेवाओं पर, फिर राज्य सरकारें लगाती थी वैट चीजें बेचने पर, एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, पता नहीं क्या क्या। और वो सीएसटी भी था। हाँ, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पर लगता था सीएसटी। लगाता केंद्र था पर मिलता राज्यों को था, है ना? बिल्कुल। और इन्हीं सब अलग अलग टैक्सों की वजह से ना काफी दिक्कतें थी, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। तो इसी उलझे हुए सिस्टम को आप कह लें सुलझाने के लिए जीएसटी का विचार आया। हाँ, तो ये कहानी शुरू कैसे हुई जीएसटी की? ये विचार तो काफी पुराना लगता है सुनने में। हाँ, है तो पुराना। इसकी सुगबुगाहट साल 2000 के आसपास ही शुरू हो गई थी। फिर 2004 में एक सरकारी टास्क फोर्स बनी थी। उसने साफ साफ कहा कि भाई पूरे देश के लिए एक जैसा इंटीग्रेटेड जीएसटी होना चाहिए। घोषणाएं तो 2006-07 में भी हुई थी कि 2010 से लागू कर देंगे, पर वो बात बन नहीं पाई उस वक्त। असल काम तो फिर बाद में ही हुआ है ना? इसमें तो सुना है संविधान तक बदलना पड़ा। बिल्कुल। असली जो मोमेंटम बना वो 2014 के बाद बना, क्योंकि देखिए मसला ये था कि केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ एक ही चीज पर टैक्स लगाने का अधिकार देना था, जो पहले के सिस्टम में मुमकिन नहीं था। इसके लिए संविधान में बदलाव जरूरी था। तो काफी सोच विचार, बहस, राज्यों की सहमति, इन सब के बाद 2016 में संविधान 101वां संशोधन अधिनियम पास हुआ। इसने जीएसटी के लिए संवैधानिक रास्ता खोल दिया। और फिर 2017 में वो सारे जरूरी कानून बने, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और राज्यों के अपने एसजीएसटी कानून भी। जी हाँ। और आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे भारत में लागू हो गया। कुछ दिन बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल हो गया। ये वाकई आज़ाद भारत के शायद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक गिना जाएगा। लक्ष्य सीधा था, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। चलिए अब जरा समझते हैं कि ये जीएसटी आखिर है क्या भला। आपने कहा ये वैल्यू एडेड टैक्स है, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? वैल्यू एडेड टैक्स, इसका मतलब है कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन यानी मूल्य वृद्धि पर लगता है, हर स्टेज पर। मान लीजिए एक कारीगर ने 100 रुपए का धागा खरीदा। मान लेते हैं उस पर उसने 10 रुपए जीएसटी दिया। अब उस धागे से उसने 300 रुपए की साड़ी बनाई, तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की? 200 रुपए की। अब जब वो साड़ी बेचेगा तो मान लीजिए उस 300 रुपए की साड़ी पर 30 रुपए जीएसटी बनता है। लेकिन उसे पूरे 30 रुपए जमा नहीं करने। उसने धागे पर जो 10 रुपए जीएसटी पहले ही दे दिया था ना, उसका उसे क्रेडिट मिल जाएगा। अच्छा। इसी को कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी। अच्छा। तो उसे सरकार को सिर्फ 20 रुपए यानी 30 माइनस 10 ही देने होंगे। अरे वाह, तो मतलब टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। पहले तो शायद यही होता था ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पुराने सिस्टम की यही सबसे बड़ी खामी थी, टैक्स पर टैक्स लगना, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते थे। मतलब सोचिए, फैक्ट्री में सामान बना, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गई। फिर जब वो सामान बिका तो एक्साइज ड्यूटी जोड़ी हुई कीमत पर वैट लग गया, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स।
जीएसटी में ये आईटीसी की वजह से ना ये कैस्केडिंग खत्म हो गई। टैक्स सिर्फ हर स्टेज पर जो वैल्यू बढ़ रही है उसी पर लगता है, और क्योंकि बिजनेस वाला पिछले स्टेज पर दिए टैक्स का क्रेडिट ले लेता है, असली बोझ आखिर में सिर्फ कंज्यूमर पर ही पड़ता है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हटाना ही सबसे बड़ा कारण था जीएसटी लाने का, या और भी कुछ दिक्कतें थीं पुराने सिस्टम में? कैस्केडिंग तो एक बहुत बड़ी वजह थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके अलावा और भी कई परेशानियां थीं। जैसे कुछ चीजों पर डबल टैक्स लग जाता था। मान लीजिए सॉफ्टवेयर बेचा तो सर्विस टैक्स भी लग गया और वैट भी लग गया। अच्छा। फिर केंद्र के टैक्स जैसे एक्साइज, उसका क्रेडिट राज्य के टैक्स जैसे वैट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था, और न ही इसका उल्टा, क्रेडिट ब्लॉक हो जाता था। इससे बिजनेस की लागत बढ़ जाती थी। और वो सीएसटी वाली क्या समस्या थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचने पर लगता था? हाँ, सीएसटी में दो बड़ी दिक्कतें थीं। एक तो जैसा मैंने कहा, इसका क्रेडिट आगे नहीं मिलता था, तो ये टैक्स बस लागत का हिस्सा बन जाता था। दूसरा, ये टैक्स उस राज्य को मिलता था जहां से माल बिका, यानी ओरिजिन स्टेट, ना कि उस राज्य को जहां माल इस्तेमाल हुआ, यानी कंजम्पशन स्टेट। जबकि दुनिया भर में ये माना जाता है कि टैक्स उस राज्य को मिलना चाहिए जहां चीज का उपभोग हो रहा है। जीएसटी इसी सिद्धांत पर है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब गंतव्य आधारित। तो मतलब जीएसटी ने इन सारी समस्याओं को एक झटके में सुलझा दिया? हाँ, काफी हद तक तो सुलझा दिया। जीएसटी ने बहुत सारे टैक्सों को एक में मिला दिया। केंद्र और राज्य दोनों एक ही सप्लाई पर साथ साथ टैक्स लगाते हैं। क्रेडिट का फ्लो वो आसान हो गया, जिससे कैस्केडिंग खत्म हुई, और टैक्स बनाने या बेचने के बजाय अब सप्लाई पर लगता है। सप्लाई एक ज्यादा व्यापक शब्द है, जिससे कंफ्यूजन भी कम हुआ है। आपने कहा केंद्र और राज्य दोनों साथ साथ टैक्स लगाते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है? इसे ड्यूल जीएसटी मॉडल कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। भारत ने अपनी संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए डुअल यानी दोहरा मॉडल अपनाया। इसमें क्या होता है, अगर लेन देन एक ही राज्य के अंदर होता है, जिसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो उस पर 2 टैक्स लगते हैं। 2? हाँ, आधा हिस्सा केंद्र सरकार लेती है, उसे कहते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और आधा हिस्सा राज्य सरकार लेती है, उसे कहते हैं एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। और अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे चंडीगढ़ या लद्दाख, जहां अपनी विधानसभा नहीं है, तो वहां एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगता है। अच्छा, और अगर लेन देन एक राज्य से दूसरे राज्य में हो, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई माल भेजा, उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। जी, इंटरस्टेट सप्लाई। तब एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये टैक्स केंद्र सरकार लगाती है और वसूलती भी है। इसकी दर जो है वो करीब करीब सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी के जोड़ के बराबर होती है। अच्छा। बाद में केंद्र इस आईजीएसटी में से उस राज्य का हिस्सा उसे दे देता है जहां माल या सर्विस का उपभोग हुआ है। हमारे उदाहरण में महाराष्ट्र को। इससे टैक्स का बंटवारा राज्यों के बीच सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो कानून भी अलग अलग है, सीजीएसटी एक्ट, फिर हर राज्य का अपना एसजीएसटी एक्ट। क्या इससे फिर से वो पहले वाली कंफ्यूजन नहीं होती? नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि इन सभी कानूनों के जो मूल प्रावधान हैं, जैसे टैक्स कब लगेगा, किस वैल्यू पर लगेगा, माल या सेवा का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये सब लगभग एक जैसे रखे गए हैं। हार्मनी रखी गई है। क्लासिफिकेशन के लिए वस्तुओं में HSN कोड और सेवाओं में SSC कोड का इस्तेमाल होता है, जो काफी हद तक स्टैंडर्ड है। छोटे कारोबारियों के लिए भी कुछ सोचा गया है क्या? इतना सब हिसाब किताब रखना तो शायद उनके लिए मुश्किल होता होगा। हाँ, बिल्कुल सोचा गया है। उनके लिए एक स्कीम है, कॉम्पोजिशन स्कीम, जिनका सालाना टर्नओवर एक तय सीमा से कम है। ज्यादातर राज्यों में ये 1.5 करोड़ रुपए है, और जो मुख्य रूप से अपने ही राज्य में सप्लाई करते हैं वो स्कीम को चुन सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या फायदा है? इसमें उन्हें अपने टर्नओवर पर एक फिक्स्ड, बहुत कम रेट से टैक्स देना होता है, और हिसाब किताब का झंझट भी काफी कम रहता है। बस एक बात है कि उन्हें आईटीसी का फायदा नहीं मिलता। और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किसे करवाना पड़ता है? क्या सबके लिए जरूरी है? नहीं, सबके लिए नहीं। हर उस बिजनेस को जिसका सालाना टर्नओवर एक तय सीमा से ज्यादा हो। ज्यादातर राज्यों में ये सीमा सेवाओं के लिए 20 लाख, और अगर सिर्फ माल, गुड्स की सप्लाई करते हैं तो 40 लाख है। कुछ उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों में ये सीमाएं कम हैं, 10 लाख या 20 लाख। हाँ, कुछ मामलों में अनिवार्य रजिस्ट्रेशन भी है। जैसे अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचते हैं तो टर्नओवर चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की बात की थी। उसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या कोई खास नियम है कि पहले कौन सा क्रेडिट यूज करना है? हाँ,
एक क्रम तय किया गया है। सबसे पहले आपके पास जो आईजीएसटी का क्रेडिट है उसे आईजीएसटी चुकाने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है। अगर वो बच जाए तो उसे आप सीजीएसटी या एसजीएसटी, यूटीजीएसटी चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्रम में। जब आईजीएसटी क्रेडिट खत्म हो जाए तब आप सीजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे, पहले सीजीएसटी चुकाने के लिए और अगर फिर भी बचे तो आईजीएसटी चुकाने के लिए। इसी तरह एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट का इस्तेमाल पहले एसजीएसटी यूटीजीएसटी चुकाने के लिए और फिर आईजीएसटी चुकाने के लिए होगा। हो, थोड़ा पेचीदा है। हाँ, बस एक बात खास ध्यान रखनी है, सीजीएसटी क्रेडिट से आप एसजीएसटी यूटीजीएसटी नहीं चुका सकते और एसजीएसटी यूटीजीएसटी क्रेडिट से आप सीजीएसटी नहीं चुका सकते। ये दोनों पूल अलग अलग हैं, इनका आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता। ये सब ऑनलाइन होता होगा है ना, मतलब रजिस्ट्रेशन, रिटर्न भरना वगैरह। बिल्कुल, इसके लिए एक कॉमन पोर्टल है www.gst.gov.in। इसे जीएसटीएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क नाम की एक कंपनी मैनेज करती है। रजिस्ट्रेशन, रिटर्न भरना, टैक्स पेमेंट करना, रिफंड क्लेम करना, सब कुछ इसी एक पोर्टल से होता है। अच्छा। इसके अलावा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ई-वे बिल का सिस्टम है, उसका अपना पोर्टल है, और एक तय सीमा से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए ई-इनवॉइस का सिस्टम भी है। हाँ, सुना है ई-इनवॉइस के बारे में। जी, इससे पारदर्शिता बढ़ी है और टैक्स चोरी रोकने में भी मदद मिली है। एक और चीज थी शायद, कॉम्पनसेशन सेस। ये क्या था और क्यों लगाया गया था? हाँ, कॉम्पनसेशन सेस ये कुछ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स या अवगुण वाली चीज़ों पर, जिन्हें डीमेरिट गुड्स करते हैं, उन पर लगता है, जैसे पान मसाला, सिगरेट, महंगी गाड़ियाँ, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। इसे इसलिए लाया गया था ताकि जब जीएसटी लागू हुआ तो शुरुआती सालों में राज्यों को अगर अपने टैक्स कलेक्शन में कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई की जा सके। अच्छा, तो ये टेम्पररी था? हाँ, शुरू में ये 5 साल के लिए था, पर बाद में इसे अभी के लिए मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। क्या सब कुछ जीएसटी के दायरे में आ गया है या कुछ चीजें अभी भी बाहर हैं इस सिस्टम से? नहीं, सब कुछ नहीं आया है। एक चीज जो पूरी तरह से जीएसटी से बाहर है वो है इंसान के पीने वाली शराब, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा। उस पर पहले की तरह राज्यों का अपना टैक्स लगता है, स्टेट एक्साइज और वैट। और पेट्रोल डीजल का क्या स्टेटस है? वो तो रोज की जरूरत है। हाँ, वो बहुत अहम है। 5 पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज का ईंधन, एटीएफ और नेचुरल गैस, ये फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। इन पर भी अभी पुराना सिस्टम ही चल रहा है, यानी केंद्र की एक्साइज ड्यूटी लगती है और राज्यों का वैट लगता है। तो ये कभी आएंगे जीएसटी में? संविधान में प्रावधान तो है कि आ सकते हैं, लेकिन कब आएंगे इसकी तारीख जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर सरकार तय करेगी। अभी तक वो तारीख बताई नहीं गई है। और तंबाकू, सिगरेट वगैरह का क्या है? आपने कहा उन पे सेस लगता है। तंबाकू उत्पाद जीएसटी के दायरे में तो हैं, लेकिन संविधान ने केंद्र सरकार को ये अधिकार भी दिया है कि वो इन पर जीएसटी के अलावा अलग से सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती हैं। ओहो, मतलब डबल टैक्स। हाँ, एक तरह से इन पर जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज भी। इसी तरह अफीम, भांग जैसे जो नशीले पदार्थ हैं, उन पर जीएसटी के साथ साथ राज्य सरकारें अपनी स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगा सकती हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, जमीन जायदाद की जो खरीद बिक्री होती है, यानी रियल एस्टेट सेक्टर, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। उस पर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह लगते हैं। तो फिर जीएसटी ने कौन-कौन से पुराने टैक्सों को अपने अंदर समेट लिया? एक बार मोटा-मोटा बता सकते हैं कि कौन से बड़े टैक्स खत्म हो गए? जरूर। केंद्र के स्तर पर देखें तो सबसे बड़े टैक्स जो खत्म हुए वो थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ज्यादातर चीजों पर, सर्विस टैक्स और वो सीएसटी जो राज्यों के बीच बिक्री पर लगता था। इनके अलावा भी कुछ और छोटे-मोटे केंद्रीय शुल्क और सेस थे जो इसमें समा गए। राज्यों के स्तर पर देखें तो सबसे बड़ा टैक्स था वैट या सेल्स टैक्स, वो खत्म हो गया। इसके अलावा एंट्री टैक्स, मनोरंजन कर जो लोकल बॉडी लगाती हैं वो वाले छोड़कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर टैक्स, विज्ञापनों पर टैक्स, इस तरह के कई राज्य स्तरीय कर जीएसटी में समाहित हो गए। बाप रे, काफी लंबी लिस्ट थी टैक्सों की। तो इन सब टैक्सों को एक करने से आखिर फायदे क्या हुए? अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है अब तक? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि पूरा देश एक सिंगल इंटीग्रेटेड मार्केट बन गया। पहले क्या था, हर राज्य के अपने अपने नियम कानून, अलग अलग टैक्स रेट, फॉर्म्स, इससे व्यापार करना बहुत मुश्किल था। अब काफी हद तक एकरूपता आ गई है। इससे लॉजिस्टिक्स बहुत सुधरा है। सोचिए, पहले ट्रकों को हर राज्य की सीमा पर चेकिंग, अलग अलग टैक्स और कागजात के लिए घंटों रुकना पड़ता था। हाँ, वो तो था।
अब ई-वे बिल और जीएसटी की वजह से ये प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। सामान जल्दी पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट लागत भी कम हुई है। और मेक इन इंडिया जैसी जो पहल है उसको भी इससे कुछ मदद मिली? हाँ, ऐसा माना जाता है, क्योंकि अब बाहर से आने वाले सामान पर भी इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ आईजीएसटी लगता है। इससे घरेलू उत्पादकों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब बराबरी का मौका मिलता है। कुल मिलाकर व्यापार करने में आसानी, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, वो बढ़ी है। उम्मीद यही है कि लागत कम होने से भारतीय कंपनियां दुनिया में बेहतर मुकाबला कर पाएंगी, जिससे देश में निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। और जो लोग टैक्स भरते हैं, मतलब व्यापारी, उनके लिए क्या आसान हुआ है? शुरू में तो काफी शिकायतें थीं। हाँ, शुरुआती दिक्कतें तो थीं, इसमें कोई दो राय नहीं। नया सिस्टम था, समझने और अपनाने में समय लगा, खासकर छोटे व्यापारियों को। लेकिन अब देखिए, पूरा सिस्टम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न भरने तक सब कुछ ऑनलाइन है। इससे कागजी कार्रवाई बहुत कम हुई है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम हुए हैं। ई-इनवॉइस जैसी चीजों से तो रिटर्न का काफी हिस्सा अपने आप भर जाता है। नियमों और दरों में भी अब काफी हद तक एकरूपता आ गई है, जिससे कंफ्यूजन कम हुआ है। धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई हैं। छोटे व्यापारियों की बात फिर से आई, तो उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम और रजिस्ट्रेशन की लिमिट बढ़ाने के अलावा और क्या फायदा हुआ? देखिए, कैस्केडिंग खत्म होने का फायदा तो सभी को मिला है, छोटे बड़े सबको। इनपुट टैक्स क्रेडिट अब पूरी सप्लाई चेन में बिना रुकावट मिलता है, चाहे आप निर्माता हों, थोक विक्रेता हों या खुदरा विक्रेता। इससे बिजनेस की लागत कम हुई है। छोटे व्यापारी भी अब बिना ज्यादा टैक्स की चिंता किए अपने राज्य से बाहर भी आसानी से व्यापार कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये सब करने के लिए संविधान में जो बड़े बदलाव हुए वो क्या थे? आपने एक आर्टिकल 246A का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। संविधान संशोधन जरूरी इसलिए था क्योंकि पहले टैक्स लगाने की शक्ति केंद्र और राज्यों में साफ तौर पर बटी हुई थी। लिस्ट सिस्टम था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। केंद्र लगाता था उत्पादन पर एक्साइज और सेवाओं पर सर्विस टैक्स, राज्य लगाते थे बिक्री पर वैट। जीएसटी के लिए जरूरी था कि केंद्र और राज्य दोनों को एक ही लेन देन यानी सप्लाई पर टैक्स लगाने का अधिकार मिले। हाँ, ये तो बड़ा बदलाव था। बिल्कुल, इसी के लिए नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया। ये संसद को और राज्य विधानसभाओं को, दोनों को जीएसटी पर कानून बनाने की समवर्ती यानी कंकरेंट शक्ति देता है। हाँ, एक बात और, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई होती है, उस पर कानून बनाने का एक्सक्लूसिव अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया। और वो जो आईजीएसटी का पैसा राज्यों में बंटता है, उसके लिए भी कोई खास प्रावधान है संविधान में? हाँ, उसके लिए आर्टिकल 269A जोड़ा गया। ये कहता है कि आईजीएसटी वसूलेगा तो केंद्र, लेकिन उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांटा जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, ये जीएसटी काउंसिल की सिफारिश पर संसद कानून बनाकर तय करेगी। जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस पर लगने वाला आईजीएसटी भी इसी आर्टिकल के तहत आता है। अच्छा, ये आर्टिकल संसद को ये तय करने का अधिकार भी देता है कि सप्लाई का स्थान यानी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। ये जानना आईजीएसटी के सही बंटवारे के लिए बहुत जरूरी है। ये जीएसटी काउंसिल का नाम बार बार आ रहा है, ये क्या है? क्या ये कोई सुपर बॉडी है जो सारे फैसले लेती है? सुपर बॉडी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसे आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया है। इसमें केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिनकी अपनी विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है जीएसटी से जुड़े सभी अहम मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें देना, जैसे टैक्स की दरें क्या हों, किन चीज़ों को टैक्स से छूट मिले, रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या हो, जीएसटी के नियम कैसे बने, राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसे कैसे सुलझाया जाए, वगैरह वगैरह। और हाँ, वो जो 5 पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी से बाहर है, उन्हें कब जीएसटी में लाना है, ये सिफारिश भी काउंसिल ही करेगी। और काउंसिल में फैसले कैसे होते हैं, मतलब इतने सारे सदस्य हैं, केंद्र भी है, राज्य भी हैं, क्या केंद्र की ज्यादा चलती है या राज्यों की? देखिए, इसमें एक बहुत दिलचस्प वोटिंग सिस्टम बनाया गया है। कोई भी फैसला लेने के लिए वोटिंग होती है, लेकिन हर वोट का वजन बराबर नहीं है। केंद्र सरकार के वोट का वजन कुल वोटों का 1/3 है। 13? जी। आ, और सभी राज्यों के वोटों को मिलाकर कुल वजन 2/3 है। 2/3? जी। और कोई भी फैसला पास होने के लिए कम से कम 3/4 3/4 भारत मतों की जरूरत होती है। 3/4? जी। इसका मतलब यह है कि किसी भी फैसले के लिए केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति बनाना जरूरी है। ना तो अकेले केंद्र कोई फैसला थोप सकता है
और ना ही सारे राज्य मिलकर केंद्र की मर्जी के बिना कुछ कर सकते हैं। ये सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा संविधान की जो परिभाषाओं वाली धारा है, आर्टिकल 366, उसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज, स्टेट जैसे शब्द जोड़े गए और राज्यों पर कुछ पाबंदियां भी लगाई गईं आर्टिकल 286 के तहत कि वे राज्य के बाहर होने वाली सप्लाई पर टैक्स नहीं लगा सकते, ताकि टैक्स सिस्टम में कंफ्यूजन ना हो। तो कुल मिलाकर देखें, जीएसटी ने भारत की जो पुरानी बिखरी हुई इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था थी, उसे पूरी तरह से बदल दिया। कई टैक्स खत्म हो गए, टैक्स पर टैक्स लगना बंद हुआ और पूरा देश एक साझा बाजार बनने की दिशा में आगे बढ़ा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही जटिल और महत्वाकांक्षी बदलाव था। इसका ये दोहा ढांचा, आईटीसी का ये पूरा मैकेनिज्म और जीएसटी काउंसिल के जरिए केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना, ये सब इसकी खासियतें हैं। बेशक इसे लागू करने में चुनौतियां भी बहुत आईं और अभी भी इसके प्रभाव का आकलन और मूल्यांकन चल ही रहा है। समय समय पर इसमें जरूरत के हिसाब से सुधार भी होते रहे हैं और शायद आगे भी होंगे। बिल्कुल, आज की इस बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है सोचने के लिए। ये जीएसटी सिस्टम जो लगातार इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है, आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टरों पर और खासकर केंद्र राज्य के वित्तीय रिश्तों पर और कैसा असर डाल सकता है? कौन से ऐसे लंबे समय के प्रभाव हो सकते हैं जिन पर हमें आगे नजर रखनी चाहिए? इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में हमारे साथ उतरने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।